अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इस वक्त अदलिया और एग्जेक्टिव में एक जंग जारी है। अब रिटायर्ड जजेस की तैनाती का मामला हो तो यहां भी अदलिया और इलेक्शन कमीशन की तकरार दिखाई देती है। ये पहली बार हो रहा है कि अदलिया और एग्जेक्टिव एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। चाहे इस्लामाबाद की 6 जजेस के खत लिखने का मामला हो जिसमें वाजे कहा गया कि अदलिया की उम्र में मुदाखलत की जा रही है, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ का काली भेड़ों वाले बयान के जवाब में अदलिया का यह कहना कि हम काले भून हैं। और अब जबकि अदलिया और एग्जेक्टिव में यह जंग जारी थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला का नैब तरामीम केस को बराह रास्त नशर करने के हवाले से जो डिसेंटिंग नोट है वो सामने आ गया है। इख्तलाफी नोट में मुक्तदरा और अदलिया के इख्तलाफात को यूँ लगता है कि जैसे मजीद हवा मिल रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी करदा इख्तलाफी नोट के मुताबिक उन्होंने केस की कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त को मंजूर किया और लिखा कि बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त ये केस दिखाना ज़रूरी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर 2023 साल 14 मई की समात बराह रास्त नशर हुई। बानी पीटीआई इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते बानी पीटीआई इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को भी आम कैदी की तरह से नहीं रखा गया, वो भी आम कैदी नहीं थे। उन्होंने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। साबिक वज़ीर आज़म को अवामी नुमाइंदा होने पर तज़लील का निशाना बनाया गया, उन्हें हिरासा किया गया। नोट में लिखा गया कि इमरान खान भी आम कैदी नहीं है, उनके कई मिलियन पैरोकार हैं, यानी कई उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट में मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामान को कोई और चला रहा था। कमर जावेद बाजवा ने इन बयानात की तस्दीक भी की और अपने इदारे की सियासत में मुदाखलत को तस्लीम भी किया। अब एक तरफ अदलिया एग्जेक्टिव में घुमसान का रन पड़ा है तो वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है जिसका मुकाबला भी मुक्तदरा से चल रहा है। अब रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तैनाती के हवाले से शुएब शाहीन फरमा रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जुडिशल कमीशन जाएंगे। ये एक और जो इस वक्त एग्जेक्टिव और जुडिशरी के माबैन खुला हुआ है। किया हो वो अपने उस केस का फैसला खुद करेगा। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और तारिक फजल तीनों ने जुर्म में हिस्सादार हैं। वो ये फैसला करेंगे कि हमारे केस का फैसला कौन सा जज करे। ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस कठपुतली हुकूमत की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। और इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है उसने अपनी रही सही जो थोड़ी बहुत इज्जत थी उसको भी दागदार कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैं पिटीशन फाइल करूंगा। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब ने अदलिया में काली भेड़ों की तरफ इशारा किया था और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड किया था। अटॉर्नी जनरल से कहा था कि वज़ीर आज़म साहब को जाके बताइएगा कि काली भेड़ें नहीं, हम ब्लैक बम्बल बीज, काले भूंड हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म को देने के लिए। लेकिन अब जस्टिस अतर मिनल्ला का एक डिसेंटिंग नोट भी आया है बराह रास्त नशरियात से मुताल्लिक और उसके अंदर जो कुछ लिखा है लगता यह है कि काले भूंड वाकई हुकूमत और मुक्तदरा के लिए दर्द सर बने हुए हैं। इज इट? देखिए, अब इन ब्लैक बम्बल बीज हो या काले भूंड हो, इनको देखना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अख्तियार तो हुकूमत के पास है और पार्लियामेंट, ऑल पावरफुल पार्लियामेंट उनके पास है, तो वो देखना तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, ये वाला फैसला जो है, ये इख्तिलाफी नोट है, इसमें जो मुस्बत बात है या जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि ये 5 में से 1 जज का फैसला है और यानी कि ये वाली सोच 20% लोगों की नुमाइंदगी करती है बेंच की हद तक। लेकिन इससे हट के देखिए, यही जज साहब जो हैं, जब ये हाई कोर्ट के जज थे तो वहां पे नवाज शरीफ साहब को, जो कि उस वक्त कॉन्विक्टेड थे, उनका नाम लेने के ऊपर पाबंदी लग गई थी और जो लोग नाम लेते थे वो मुजरम नवाज शरीफ कहते थे, जो दुनिया के अंदर सहाफत की तारीख के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि आप अगर किसी बंदे का नाम लें और उसके साथ उसकी कन्विक्शन को मेंशन करें, लेकिन बहरहाल ये हुआ और उसके खिलाफ कि उनका नाम लेना ही नहीं, लेना तो है तो उनको ह्यूमिलिएट करके लेना है। तो जब इस ह्यूमिलिएशन के खिलाफ कुछ एंकर और कुछ जर्नलिस्ट जो थे वो कोर्ट में गए तो इन्हीं जज साहब ने कुछ और जजमेंट दी थी। अब ये जज साहब वो दरखास्त तो डिसमिस हो गई थी। आप रेफर कर रहे हैं चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब, वो दरखास्त डिसमिस हो गई थी और फिर उस वक्त ये कहा गया था कि ये बड़े पॉलिटिकल मैटर्स है और इनको अदालत में नहीं आना चाहिए। सर लेकिन मेरा एट दिस पॉइंट इन टाइम आपसे सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला हो, कंटेम्प्ट नोटिस हो और आज उसके ऊपर समाअत हो, फैसल वाटर साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब गए हो, फिर जस्टिस बाबर सत्तार का इशू हो, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का मामला हो और आज ये इख्तलाफी नोट का सामने आना हो, ये जुडिशरी और मुक्तदरा के माबैन ये जो एक महाजराई दिखाई दे रही है, ये तो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती हुई महसूस हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कितना बड़ा चैलेंजिंग या अपहिल टास्क होगा हुकूमत के लिए इसको अबूर करना, क्योंकि एक तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदरा ये चाहती है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को जब तक करार वाक़े अंजाम तक नहीं पहुँचा दिया जाता तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, मामला आगे नहीं बढ़ सकते, और दूसरी तरफ से आप देखते हैं कि रिलीफ मिलता है हर गुजरते दिन। जी, और रिलीफ सिर्फ एक पार्टी के लिए मखसूस है, उनके अलावा पाकिस्तान के अंदर शायद 24 करोड़ 80 लाख लोग बसते ही नहीं हैं। रिलीफ एक पार्टी को है, उसका एक दिन केस दायर होता है, उसी दिन समाअत के लिए ना लगे तो अगले दिन लग जाता है, जो उसके लिए पूरी कंडीशंस होती हैं जो करना होती हैं। आप अगर दरख्वास्त दें, मैं दूं, हमें वो अंगूठे शंगूठे लगाना पड़ेंगे जाके एक दिन, फिर अगले दिन जाके हमारी समाअत के लिए मखसूस होगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी अंधेर नगरी मची हुई है कि जज साहब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कह देते हैं कि इनको तमाम इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उनसे एग्जम्पशन हासिल है, तो लाइए दरख्वास्त कहाँ है, उसके ऊपर मैं ऑर्डर लिखूँ। तो 24 घंटे नहीं लगते तो 48 घंटे लग जाते हैं, मैक्सिमम 72 लग जाते हैं, तो उसके अंदर वो फैसला जारी हो जाता है। यहाँ पे 2016 के बाद के मर्डर रेफरेंस नहीं सुने गए, जिनको फांसी की सजाएं हो चुकी हैं, वो 8-8 साल से जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनके रेफरेंस सुनने के लिए हमारी इस अदलिया के पास वक्त नहीं होता। लेकिन दरवाजे में खड़े हो गए, जिस तरह वो जाती हुई बस के दरवाजे के अंदर कंडक्टर नहीं खड़ा होता सवारियां घेरने के लिए, उस तरह खड़े होके इंतजार हो रहा होता है कि पीटीआई की दरखास्त आए और उसको इंसाफ तो देखिए रिजवान नज़ीर साहब, एक तरफ तो ख्वाहिश है और ख्वाहिश ये है कि ये जल्द अज जल्द अपने अंजाम को पहुंचे, ये शरपसंद गिरोह है, ये शरपसंद टोला है, दूसरी तरफ अमली इजहार है, यानी एक आइडियल्स वाली बात है और दूसरी रियलिटीज़ वाली बात है। तो आइडियल्स तो हमारे हो सकते हैं कि फौरी तौर पर ये अंजाम को पहुंचे, लेकिन रियलिटीज़ तो कुछ और ही बता रही हैं। तो फिर कितना चैलेंजिंग होगा सर, आप जो मर्जी कर लें, आप केसेस बनाते जाएं और इम्पॉसिबल टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क है जब इतना ऑब्वियस आपका तासुब नजर आ रहा हो, और अदालती जुबान में बात कर रहा हूं कि तासुब जो है वो तैरता हुआ सतह आप पे नजर आ रहा हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आइन को रीराइट किया जा सकता। मतलब यहाँ पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के अंदर 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस इसरार करते हैं कि आइन को रीराइट किया जाए। अगर आइन के अंदर ये प्रोविजन नहीं है तो अपने पास से क्रिएटिव जस्टिस किया जाए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है कि आइन साजी हमारा काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है। लेकिन माजी के अंदर ये होता रहा है। 63A की एक जो है वो एलैबोरेशन तब होगी जब वो एक मखसूस पार्टी को सूट करेगी, लेकिन अगर वो मखसूस पार्टी उसी सिचुएशन में फंस जाए तो फिर हम उसको रिवर्स कर देंगे। ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त हुकूमत के आसाब पर बानी पीटीआई सवार हैं। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बानी पीटीआई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जेल में रखने के लिए हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया है। अंसार अब्बासी की बकौल बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास साबिक वज़ीर आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। एक के बाद एक करके इमरान खान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, जिससे पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान में ये उम्मीद पैदा हुई है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सरकारी ज़राए की सोच इससे मुख्तलिफ दिखाई देती है।
जिस वक्त 1971 के वाक़े के हवाले से बानी पीटीआई की मुतनाज़ ट्वीट ने FIA को बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा कायम करने पर गौर का मौका फराहम किया, वहीं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशा खाना रेफरेंस पार्ट 2 दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार किया जा रहा है। बाखबर ज़राए का कहना है कि तोशा खाना केस डोम के हवाले से नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है। एक जरिए का यह भी कहना है कि रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर जाएगा। अब इस खबर के बाद यह अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है कि हुकूमत की बानी पीटीआई को लेकर सोच क्या है। सवाल यह है कि बानी पीटीआई सलाखों के पीछे थे और उनकी जमात इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। वो जेल में रहकर दिन ब दिन मकबूल हो रहे हैं। ऐसे में उनको मजीद जेल में रखकर क्या हुकूमत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही? उन पर साइफर तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया गया, लेकिन उनकी बुनियादें खोखली साबित हुई, रेत की दीवार की मानंद गिर गए। अब एक केस इद्दत में निकाह का है, लेकिन हुकूमत के रवैये से लगता यह है कि बहुत जल्द इस केस में भी बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। तभी 1971 वाक़े की ट्वीट को बुनियाद बनाकर उन पर एक और केस खड़ा करने की तैयारी हो रही है। जाहिर है कि हुकूमत का मकसद यह है कि वो जेल से बाहर ना आए, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो इससे पीटीआई मजबूत होगी और पीटीआई का जो धांधली का मौक़िफ़ है मजबूत तर हो जाएगा, क्योंकि बानी पीटीआई बाहर आकर बकौल उनके जो उनका मैंडेट चोरी हुआ उसकी वापसी के हुसूल के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगे। यही अवामिल हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से बानी पीटीआई को जेल से बाहर आने से रोकें। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई फौज को घसीट कर सियासत कर रही है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई 4 साल वज़ीर आज़म रहे, लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट खोल कर ना देखी। आज वो बदनीयती की बुनियाद पर हमीदुर रहमान कमीशन का मामला उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद को शेख मुजीबुर रहमान और आर्मी चीफ को याहिया खान कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताए कि आज की मुफ्ती बानी कौन है? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ भी पीटीआई के एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पर फरमाते हैं कि रियासत कमज़ोर हो गई और भारी हो गए हैं। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर इदारों के खिलाफ मवाद नशर किया, जिसमें यह कहा गया कि इदारे SIFC की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई को निशाना बना रहे हैं। अब ऐसे में इरफान सिद्दीकी के बयान को देखें तो ये बात दुरुस्त लगती है कि पीटीआई इदारों को कभी हमीदुर रहमान कमीशन तो कभी दीगर मामले में घसीट कर सियासत कर रही है। अब तहरीक इंसाफ ने तो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर FIA के नोटिस के मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान किया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर इस रिपोर्ट के पर मबनी वीडियो के पोस्ट किए जाने पर FIA ने नोटिस लिया था। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने FIA से हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की नकल भी मांग ली है। अब इस हवाले से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे और सोशल मीडिया से, क्योंकि इस वक्त पीटीआई भी मखमसे का शिकार है कि ट्वीट होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। और ज़राए के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस हवाले से एक कमेटी बनेगी जो कोई भी ट्वीट जो होनी है बानी पीटीआई के हैंडल से पहले वो अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया टीम उसको अप्लाई करेगी। बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपको दिखाता है। कल मीटिंग हो जाए, आज इसलिए मैं कोशिश कर रहा था जल्दी जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। आज अगर हो सकता है तो मुलाकात आज भी करेंगे खान साहब के साथ, लेकिन आज खान साहब के साथ इन्फॉर्मेशन यही आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन ये दी थी, पर अभी तक ये बताया गया कि इजाज़त नहीं है आज मुलाकात की, या मुलाकात आज शायद मुमकिन ना हो। तो इंशाल्लाह कल अगर मुलाकात, जो हमारी रूटीन का दिन है, मुलाकात होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला तफसील से आप लोगों को आगाह करेंगे। अब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जारी क्लाइमेक्स में कोई एंटी क्लाइमेक्स आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सवाल यह है कि मामला थमेंगे कहाँ, फायर फाइटिंग होगी कैसे, मुज़ाकरात अगर करने हैं तो फिर कराएगा कौन, यानी थर्ड पार्टी या मीडिएटर कौन होगा, ब्रिज का रोल कौन प्ले करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तो ये कहते हैं कि अगर इसके लिए चौकीदार से भी बात करना पड़ी तो करेंगे। के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात? घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। मैं माली से तो बात नहीं करूंगा, बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला उससे थोड़ी बात करूंगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी नहीं। मेरा मुल्क है ना, जो घर में कब्जा किए बैठा हो उसको तो जरूरत ही नहीं आपसे बात करने की, मगर जिसका घर होगा वो हर दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि मेरा घर है, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को सुलाखों के पीछे लंबी इनिंग खिलाई जाएगी। आप तैयार हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत तैयार है, सूट करता है कि बानी पीटीआई जेल की सुलाखों के पीछे जितना अरसा तक रहते हैं वो रहें? सादा सा जवाब है। पहली चीज़ ये कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए
कि हमारे जुडिशल सिस्टम को, हमारे अदालती निज़ाम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान को जेल में रखने के लिए। तो जो इमरान खान पे या पीटीआई पे गद्दारी का या मुल्क के साथ जो है वफादारी ना करने का इल्ज़ाम लगा रहा है ना, ये सबूत है कि कौन पाकिस्तान के निज़ाम को ख़राब कर रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश ज़रूर कर सकते। देखिए, जहाँ पे भी अदालत को आज़ादी राय या आज़ादी डिसीजन करने की कोशिश की गई, इमरान खान को रिलीफ नहीं, इंसाफ मिला है। तासुर तो ये है कि अदालतों से बानी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, या आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये कहते हैं कि सहूलतकारी कर रही हैं अदालतें बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लिए। ये टीवी पे नैरेटिव बैलेंस करने के लिए तो बात हो सकती है। दिस इज नॉट अ डिबेट। ये किसी भी पाकिस्तानी को, सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं, जो छोटा सा पाकिस्तान में तबका है ना, जिनको इमरान खान से नफरत है या जिनको खौफ है कि ये निज़ाम ना बदल जाए, उनके लिए तो ये डिबेट हो सकती है। ये कहीं पे डिबेट नहीं है। वो ऊपर एफआईए ने एक्शन लिया, अल्टीमेटली आज एफआईए में तलबी भी थी, लेकिन पैरेलल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को गिरफ्तारी से रोक दिया और उसमें जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मीनवाइल रुजू हुआ और यह है कि स्पीडी जो रिलीफ है वो मिल गया। अब देखें, जब एक चीज़ लॉजिक पे मबनी होती है ना, तो मैं उसके पीछे खड़ा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक चीज़ लॉजिक पे या अकल पे नहीं मबनी होती, तो फिर इसलिए तो मैं कहता हूं कि इसको अवाम एज रिलीफ नहीं देखेगा। ये देख लें जी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये है भुट्टो रिग्रेट्स क्राइम्स इन बांग्लादेश, ये है नवाज शरीफ का किसी बांग्लादेशी उसमें, बंगाबंधु वॉज नॉट अ रेबल, वॉज मेड इनटू वन। द न्यूज, पेट्रियट शेख मुजीब वाज फोर्स्ड टू रेबेल। यानी इसका मतलब यह है ना कि फी जमाना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया है, नो मैटर व्हाट, वो पीएमएलएन हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। आज आपके साथ हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिए हुए, तो आपको ये बयानिया सूट करता है इसलिए आप फ्रेम कर रहे हैं। उस वक्त नून लीग को सूट करता था, वो इसको फरोग दे रहे थे। नहीं, या फिर इसका ये मतलब होता है एक्चुअली, और मैं अभी एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बात करता। ये आप डिबेट कर सकते हैं, एक वीडियो आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। उस वीडियो में कुछ इलीगल नहीं है। ये मांगना कि 1971 में की जो हमूद रहमान रिपोर्ट है वो ऑफिशियली रिलीज हो, इसमें कोई इलीगल नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर शेख मुजीब को हीरो बनाना और उस वक्त के तमाम तर मामला जो उस वक्त चल रहे थे उसमें उसको विंडिकेट कर देना, क्लीन चिट, और उसको हीरो बना के पेश करना, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है ना सर? नहीं, क्लीन चिट कोई नहीं देता। मैं ऑनेस्टली, मैंने वैसे ये सारा जो तारीख का जो पीरियड है, कोई 1-2 साल पहले स्टडी किया था। एक वक्त में 9 किताबें स्टडी की थी। चले, हमें छोड़ें। अब देखें, पहले तो अगर ये इतना बड़ा जुर्म होता, ये एक हेल्दी चीज है कि हम इसको एक्चुअली डिस्कस करें, डिबेट करें। मेजर जनरल राव फरमान अली उस वक्त के मेरे ख्याल में वो थे चीफ ऑफ स्टाफ टू द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या टू द गवर्नर। अब एग्जैक्ट मैं उनकी डेजिग्नेशन भूल गया हूं। उनकी किताब में आप पढ़ लें। देखिए, आज एक और ट्वीट हुई है पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, और उसमें भी पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाया गया है। वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, आई मीन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन है एज फार एज पीटीआई सोशल मीडिया इज कंसर्न। क्या इस पर कोई डेलिब्रेशंस हुई हैं पीटीआई कोर कमेटी के अंदर कि भाई इस तरह से ज़रा ट्वीट को वेट करने से पहले कहीं से अप्रूव कराना ज़रूरी है? ये कोई कंसेंसस आज कोई डिसीजन हुआ है इस मुतालिक? डिलिबरेशंस तो हुई हैं। मैं आपको 2 बातें जो है वो बता देता हूँ। आपने एक पॉपुलर मूवमेंट को, बल्कि एक पॉपुलर मूवमेंट को नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ द टाइम को आपने एज द स्टेट जो है वो मार्जिनलाइज किया, और वो 2024 में आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एक्ट नहीं कर रही। उनके लीडर को आपने गलत जेल में डाला है,
और उसकी वजह से वो जो लीडरशिप वॉइड है, तो उसमें वो पार्टी उस तरह से नहीं एक्ट कर रही या रिएक्ट कर रही जिस तरीके से जो है वो करती अगर वो लीडर बाहर होता। आपने उनका जो है वो लीगल एक्सप्रेशन प्रोटेस्ट का बार बार दबाया, वो प्रेशर कहीं और निकल रहा है। अब जुडिशरी वाज वेरी मच प्लेइंग इट्स पार्ट, लेकिन आज वो नहीं कर रही ना। आज दे आर स्टैंडिंग अप और वो खत लिख रहे हैं, वो खड़े हुए हैं, वो रिमार्क्स जिस अंदाज में दे रहे हैं, ये तो सारी चीजें आपको सूट करती हैं। ये तो पीटीआई को फेवर कर रही हैं। हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। मैंने कोई फेवर मांगा है कि कोई हमें फेवर दे? पीटीआई में किसी ने कोई फेवर मांगा है? वी नो, हमें पता है कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हम तारीख के सही तरफ जो है वो बैठे। फिलहाल मैं आपको दोबारा कहता हूं, अगर कोई जो है वो तारीख की गलत साइड पे है तो वो ये हुकूमत है। अब बताएं, मुझे पता हो कि मेरी 17 सीटें हों और मैं हुकूमत पे काबिज हूं, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक बार तो मैं झूठ बोल गया हूं, मैं अभी उस झूठ के पीछे खड़ा होता हूं, या मैं ये मानता हूं कि ये गलत है। ये वो सारे लोग हैं जो वोट को इज्जत देने पे अपनी सियासत चमकाते थे। तो अगर वो गलत है, अगर वो वाकई इस मुल्क का भला चाहते हैं, देन दे नीड टू फाइंड अ वे आउट। और मेरे ख्याल में 76 साल के बाद, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई नहीं कह रही, अगर हम इस स्टांस से हट जाएंगे कि पाकिस्तान में हर इदारे को आईन के दायरे के अंदर काम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में हमारी भी वो सपोर्ट नहीं रहेगी जो आज है। इसलिए आई थिंक वो टाइम आ गया कि जो हमारी यंग जनरेशंस हैं को उनको वो मुल्क और वो निज़ाम दिखाया जाए जो कि एक्चुअली वैसे काम करता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इंडिया में कितना जो है वो कांटे का इलेक्शन हुआ है। 3 महीने बोरियों में वोट्स बंद रहे हैं। किसी ने एक फॉर्म 47 का इल्जाम लगाया? तैमूर साहब, क्योंकि वहां पर हारने वाले भी हार तस्लीम कर रहे हैं ना। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, मतलब जो निज़ाम चाहिए उस निज़ाम की ख्वाहिश तो है, लेकिन उसकी तकमील के लिए बात किससे करना चाहेंगे? हुकूमत तो आपके मुताबिक मैंडेट नहीं है उसके पास, इदारे अपनी हुदूद में रहें, इंटरवेंशन ना करें, ये बात किससे करेंगे आप बैठ के? बात इन प्रिंसिपल हुकूमत से और सियासतदानों से करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जब हमारे लीडर्स कुछ कहते हैं कि उनसे बात नहीं करनी, जो उनका लॉजिक है और उस लॉजिक में दम है कि उनके पास वो एम्पावर्ड ही नहीं है, लेकिन उसका हल है। हुकूमत की जो पावर है वो मोहसिन नकवी से हट के शहबाज शरीफ को दी जाए। आई थिंक मैनी ऑफ अस इन द पार्टी विल फोर्स कि अब इनसे बात करें, ताकि जो सियासतदान है वो एक्चुअली एक सियासी निज़ाम की जो सुप्रेमेसी है वो बनाए। ये सारा कुछ बिगाड़ने में सियासतदान ने रोल प्ले किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल मैं जनरल बात करता हूं, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, जिसके पास इख्तियार ना हो उस वक्त तक बात करने की क्या जरूरत? बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर। नरेंद्र मोदी भारत के आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। लोकसभा की 543 नशस्तों पर वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद भारतीय इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया है। भारतीय तज्जियाकार मोदी को एक कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं। नंबर गेम की बात करें तो आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी 240 नशस्तों के साथ सबसे आगे रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 नशस्तों के साथ दूसरे और समाजवादी पार्टी 37 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 और तेलुगु देशम 16 नशस्तें हासिल करने में कामयाब रही, जबकि शिवसेना ने 9 नशस्तें अपने नाम की हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी लोकसभा में सादी अक्सरियत के लिए दरकार 272 नशस्तें अकेले हासिल करने में नाकाम है, लेकिन बीजेपी का इत्तेहाद 295 नशस्तों पर कामयाबी के साथ सादा अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत बनाता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये अमल शायद इतना आसान ना हो। ये इसलिए है कि इंडियन अलायंस की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया है और इंडियन अलायंस के रहनुमा उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि बहुत सारे लोग जो एनडीए इत्तेहाद, बीजेपी लेड एनडीए इत्तेहाद मोदी की पॉलिसी से खफा हैं, वो उसके साथ अलायंस नहीं चाहते, अब वो हमसे राब्ते में हैं। यानी नंबर गेम और जोड़ तोड़ के अंदर सूरत हाल इतनी दिलचस्प हो गई है कि अगर इंडियन अलायंस के लोग टूट के दूसरी तरफ जाते हैं
तो मामला बदल भी सकते। इसके बाद सवाल तो सादा सा है, अब इंडियन अलायंस अपना वजीर आजम नॉमिनेट करने की बात कर रही है, तो क्या वजीर आजम राहुल गांधी होंगे या नरेंद्र मोदी होंगे? अब जोड़ तोड़ की इस गेम के अंदर चंद घंटे बाकी हैं और समझ आ जाएगा कि मामला है क्या, क्योंकि 8 जून को अल्टीमेटली वजीर आजम ने जो है वो हल्फ उठाना है और चंद ही रोज़ के अंदर जो ये गुत्थी है ये भी सुलझ जाएगी कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन एक चीज़ तो सादा सी है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बनते हैं तो उतने ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें इत्तेहादियों की जानिब से हर वक्त कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ महंगाई कम होने और बरामदात बढ़ने की खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं, तो दूसरी जानिब बिजली की कीमत मजीद बढ़ाकर आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली के फी यूनिट कीमत 1 रुपये 90 पैसे बढ़ा दी गई है, जो यकीनन मौसम गर्मा के अंदर आवाम के लिए किसी बिजली के शौक से कम नहीं है। ये 440 वोल्ट का झटका है जिस पर आवाम ये कहने पर हक बजानिब है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।